अब जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ विशिष्ट लेन देनों के लेखे, एंट्रीज फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आता है आदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ऐसे खर्च या ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं परंतु चुकाए गए नहीं होते, उन्हें आदत व्यय कहते हैं। जैसे हमको किसी को सपोज सैलरी के रूप में 12,000 रुपया पेमेंट करना था, लेकिन उसको अगर हम 10,000 देते हैं तो 2,000 क्या रह जाता है, मेरे लिए वो बकाया रह जाता है। ठीक है, हमको उसको भुगतान करना होगा। वो मेरे लिए काम किया है पूरे साल भर और हम उसको 12,000 की जगह पे क्या किए, 10,000 दिए हैं, तो 2,000 रुपया ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या कोई भी खर्च हो तो उसके लिए एंट्री क्या होता है, पर्टिकुलर एक्सपेंस, जो भी खर्च है उसको डेबिट करते हैं टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। मतलब यदि यहाँ पे सैलरी है तो इस सैलरी का अगर एंट्री करना होता आउटस्टैंडिंग के तौर पे तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देते, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिख देते। कितना, 2,000, 2,000, क्योंकि बकाया कितना रह गया, 2,000। इसी तरह रेंट बकाया हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इंटरेस्ट बकाया हो तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के खर्च जो बकाया हो उसके लिए एंट्री किया जाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है हम लोगों का प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष में अग्रिम के रूप में दिए गए हों परंतु उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्यय को हम लोग पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। कि भाई ऐसा खर्च जैसा कि हम लोग अग्रिम के रूप में दिए गए हों परंतु उसका उपयोग नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हम लोग। जैसे कि कोई खर्च है, मान लो किसी को सैलरी ही देना था तो सैलरी हम लोगों को देना था किसी को 12,000, लेकिन हम उसको 12,000 की जगह पे 15,000 दे दिए तो 3,000 एक्स्ट्रा दे दिए। इसी को कहेंगे प्रीपेड सैलरी। ठीक है, अब ऐसे केसेस में एंट्री क्या करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस कहने का मतलब है अगर यहाँ पे सैलरी के केस में क्या करते हैं एंट्री, तो लिखते प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, और कितना लिखते, कितना प्रीपेड है, तो 3,000, 3,000। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसी तरह एक और आइटम होता है उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। ये इनकम से संबंधित है। अभी तक हम लोग दोनों चीज जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को देखे, वो क्या है, वो क्या था, वो खर्च से संबंधित था। ये आय से संबंधित है। उपार्जित आय क्या होता है, ऐसा आय जो हम लोग अर्जित किए हैं लेकिन हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, उसी को उपार्जित आय कहते हैं। ऐसी आय जो उपार्जित हो चुकी है परंतु प्राप्त नहीं हुई है। हम काम कर चुके हैं किसी व्यक्ति का लेकिन हमको मिला नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति का सपोज हमको 10,000 देने वाला था कोई काम को करने के लिए। ठीक है, तो हम उसका काम कर दिए लेकिन ये 10,000 रुपया अभी तक वो दिया नहीं है, तो उसी को कहते हैं हम लोग उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्रूड इनकम तुम्हारे लिए एसेट होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो एक्रूड इनकम को हम लोग डेबिट करते हैं टू इनकम। ठीक है, सपोज सैलरी ही हो, सैलरी एक्रूड है, लिखा हुआ है 10,000। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत। या रेंट है, सपोज रेंट है, मान लो हम लोग का कंपनी का एक क्लब था जिसको भाड़ा में दिया शादी ब्याह में, लेकिन जो व्यक्ति लिया था उसको भाड़ा में, उसको 10,000 रुपया देना था, अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, तो ये रेंट रिसीव्ड है हमारे लिए 10,000 लेकिन वो मिला नहीं है हमको, तो एक्रूड हो गया, एक्रूड रेंट हो गया। तो उस समय क्या एंट्री करेंगे, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर है।
तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और आइटम इसी तरह का होता है अनुपार्जित आय। इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं या अनअर्न्ड इनकम। ऐसा आय जो हम लोग चालू वर्ष में प्राप्त होती है परंतु अगले वर्ष से संबंधित होते हैं। मतलब हम काम नहीं किए हैं लेकिन हमको मिल चुका है। होता है ना, बहुत चीज हम लोगों का एडवांस में, बहुत सारा जगह काम होता है एडवांस में, तो एडवांस पेमेंट कर दिया लेकिन उसका काम हम अभी तक किए नहीं। तो ऐसे सभी इनकम को कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनुपार्जित आय या अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अर्न नहीं किए हैं, अर्जित नहीं किए हैं उस इनकम को, लेकिन हमको प्राप्त हो चुका है। जस्ट उसका उल्टा, अनुपार्जित आय का उपार्जित आय का जस्ट उल्टा है ये अनुपार्जित आय। तो ऐसे केसेस में क्या एंट्री होता है, तो पर्टिकुलर इनकम, जो इनकम होगा, रेंट होगा या कमीशन होगा या जो भी तरह का इनकम होगा उसको डेबिट कर दो टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब कमीशन है सपोज, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट है सपोज, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस तरह से ये एंट्री होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक ऐसा खर्च जो इसको हम लोग कभी भी कैश के रूप में किसी को पेड नहीं करते। मतलब हमारे पास से कैश किसी और के हाथ में नहीं जाता है, खर्च तो है लेकिन हम उसको मौद्रिक रूप से इसके लिए पेमेंट किसी को नहीं करते। वो क्या है, ह्रास, डिप्रिसिएशन। ये नॉन कैश एक्सपेंस में आता है। ऐसा खर्च है जिसके लिए हम किसी को नगद भुगतान नहीं करते। तो ये क्या है, तो स्थायी संपत्तियों के उपयोग, जो हम लोग स्थायी संपत्ति जैसे हमारा बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, उसका जो उपयोग करते हैं या अन्य कारणों से उसका मूल्य धीरे धीरे घटता है। जैसे बाइक ही है तो उसका मूल्य घटते रहेगा। अगर 50,000 में खरीदे हो उस बाइक को, तो वो बाइक क्या होगा, कल का डेट में तुम अगर बेचना चाहोगे 2 साल के बाद, तो वो 50,000 में बिकेगा नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग किए तुम, या अन्य किसी कारण से उसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे ही खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। और डिप्रिसिएशन के केस में एंट्री क्या होता है, जनरल एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में डिप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%, ठीक है, मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, ठीक है, तो डिप्रिसिएट मशीनरी का डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे तुम लोग, तो 50,000 का 10% निकालो भाई। तो मशीनरी का 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। एंट्री हो जाएगा क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जो भी फिक्स एसेट है उसका नाम लिख देंगे, ऊपर में डिप्रिसिएशन। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बिल्डिंग पे है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। मोटर बाइक पे है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका एंट्री करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक और है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मालिक होता है वो पूंजी लगाता है और कभी कभी उस पूंजी पर ब्याज भी प्राप्त करता है। तो ऐसे केसेस में जहां पूंजी पर ब्याज का ट्रांजैक्शन दिया हुआ हो, लेन देन दिया हुआ हो, वहां सिंपली एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल दिया हुआ है 1,00,000 रुपया और इंटरेस्ट है 5%, तो 1,00,000 का 5% निकाल दो, 5,000 रुपया होगा। तो 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,000। ठीक है, 7वां नंबर, मशीन लगाने। हम लोग जानते हैं कि मशीन खरीदते हैं
और उसको कैश पेमेंट करते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करते हैं ना। लेकिन ये एक चीज और ध्यान रखना कि मशीन खरीदने में जितना खर्च होता है उसी खर्च में, ठीक है, मशीन हम खरीदे सपोज 50,000 में और उसको लेके आए और उसके बाद उसको इंस्टॉल किए, कहने का मतलब लगाए, उसको फिक्स किए, उस पे भी हमारा 5,000 रुपया का खर्चा हो गया। तो ये याद रखना कि उस तरह का खर्चा जो भी होगा, ठीक है, वो सारा खर्चा मशीनरी में ही जाएगा और एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन लगाने, भवन बनवाने या किसी अन्य प्रकार का ऐसा खर्च जो डायरेक्टली भवन या मशीन के वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है, तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स के अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। जैसे मशीन लगवाने में जो खर्चा होगा वो मशीनरी में ही खर्चा होगा, बिल्डिंग भवन बनाने में जो खर्चा होगा वो उसके लिए हम भवन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो हमेशा इस चीज को याद रखोगे। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी या फर्म जो होता है मुफ्त में माल सैंपल के तौर पे बांट देता है बाजार में। तो वो क्या करता है, मुफ्त में अगर सैंपल के तौर पे छोटा छोटा पुड़िया बना करके, जैसे सर्फ वाला जो है, सर्फ का आधा किलो 1 किलो का पाउच आता है या और भी हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा पाउच बनाया सपोज और उसको मार्केट में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों के बीच में, तो एक तरह से क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट। वो किसी प्रकार का ये मत समझना कि बहुत दानी व्यक्ति है और दान कर रहा है, वो एक तरह से अपना विज्ञापन कर रहा है प्रोडक्ट का। और ऐसे केसेस में जो एंट्री होता है, जब गुड्स आर गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स या मुफ्त में माल जो है दिया जाए, उसे यहां थोड़ा हम गलत लिखते हैं, मुफ्त नमूने के तौर पे अगर माल दिया जाए तो उस समय एंट्री हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह अगर दान के रूप में माल दे दिया जाए, सपोज एक्चुअली दान ही कर रहा हो, ठीक है, तो उस समय एंट्री हो जाता है चैरिटी। चैरिटी मतलब दान, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। याद रखना इन सारे केसेस में परचेजेस जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, फ्री सैंपल दे या दान के रूप में दे, परचेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, क्योंकि माल इससे घट जाता है। अब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग ये भी देख लोगे कि कर्मचारी द्वारा माल या रोकड़ या नगद की चोरी कर ली गई, तो उस समय सिंपली एंट्री कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस अकाउंट। कैश अगर चोरी कर रहा है तो लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, अगर सामान चोरी कर रहा है तो लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं हम लोग। अगला वीडियो में और सारा स्पेशल एंट्रीज को हम बताएंगे।